हाय एवरीवन, 2023 आ रहा है और 2022 जा रहा है, लेकिन 2022 के अंदर सिर्फ यही वाला साल नहीं जा रहा। इसके अलावा कुछ गाड़ियां भी थी जो चली गई इंडियन मार्केट को छोड़ के। आइए उन गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहली रेनॉल्ट डस्टर, जो कि फेब 2022 में डिसकंटिन्यू हुई थी। ये वो गाड़ी थी जिसने पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत करी थी और ये रेनॉल्ट का सबसे बड़ा विनिंग फॉर्मूला था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सेगमेंट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन जाएगी आगे चल के, और डस्टर को इस चीज का फायदा भी मिला। काफी लंबे टाइम तक इसकी सेल्स अच्छी भी रही। अपीयरेंस में बच लुक थी, कार जैसी एफिशिएंसी थी और राइड क्वालिटी काफी अच्छी थी। गाड़ी की बूट स्पेस भी बढ़िया थी। तो दिक्कत क्या हुई? दिक्कत तब शुरू हुई जब Hyundai ने अपनी क्रेटा लॉन्च कर दी। क्रेटा में सब कुछ ऑफर हो रहा था जो कि डस्टर में था, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव नहीं थी बस। साथ ही साथ Hyundai वालों ने इंटीरियर्स काफी अप मार्केट और प्रीमियम दिए थे एज कंपेयर टू दी डस्टर। धीरे धीरे इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर और ज्यादा प्लेयर्स आने लगे और डस्टर की अपील गिरती चली गई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रेनॉल्ट ने डस्टर का सेकंड जनरेशन इंडिया में लॉन्च नहीं किया। और ये बिजनेस का रूल है कि एक चीज के सक्सेस के ऊपर आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक राइड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग एंड कीप ऑन इवॉल्विंग, वरना कंपटीशन आके आपको खा जाएगा। बस इसी चक्कर में डस्टर की सेल्स नीचे जाती रही एंड फाइनली इट हैड टू बी डिसकंटिन्यूड। दूसरी गाड़ी Hyundai की एलेंट्रा, जो कि डिसकंटिन्यू हुई मार्च 2022 में। डी सेगमेंट के लोअर एंड में Hyundai ने एलेंट्रा को लॉन्च करा, जिसके सीधे सीधे कंपीटिटर्स थे स्कोडा ऑक्टेविया, वोक्सवैगन जेटा, टोयोटा कोरोला और होंडा सिविक। एलेंट्रा को मार्केट में बनाए रखने के लिए Hyundai ने काफी कोशिश भी करी। इंडिया में 5th जनरेशन लॉन्च हुई थी, 2015 में उसका अपडेट भी आया था, फिर 6th जनरेशन मॉडल भी आया, फिर वो एंगुलर हेडलाइट्स, फ्लूइडिक डिजाइन, ये सब देके फेसलिफ्ट भी दिया गया। बट Hyundai ने इंडिया के अंदर जो 7th जनरेशन है वो लॉन्च नहीं करी, जो कि ग्लोबली इन्होंने 2020 में लॉन्च कर दी। सो पहली बात तो ये कि इंडिया में आउटडेटेड मॉडल चल रहा था। दूसरी बात, एसयूवीज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। तीसरी चीज की एंट्री लेवल डी सेगमेंट के ऊपर वैसे भी बहुत हथौड़े पड़ गए। होंडा सिविक बंद हो गई, टोयोटा कोरोला बंद हो गई, वोक्सवैगन जेटा बंद हो गई और स्कोडा ऑक्टेविया भी बस आखिरी सांस से गिन रही है। एंड लास्टली Hyundai की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेडान्स वर्ना, इसकी नई जनरेशन आने वाली है एंड दैट इज स्लेटेड टू बी लार्जर इन साइज, और उसमें काफी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आने वाले हैं जैसे कि एडास, जिसकी वजह से गाड़ी के रेट्स वैसे भी बढ़ जाएंगे। तो वो गाड़ी एलेंट्रा का जो वेकेंट स्पेस है उसको फिल अप कर देगी, इसलिए नई एलेंट्रा को लॉन्च करके बेचने का शायद कोई ज्यादा पॉइंट नजर नहीं आया। एंड दैट टू व्हेन दी सेल्स वन प्रीटी गुड। इस चक्कर में एलेंट्रा। अब तीसरी, चौथी और पांचवी गाड़ियां मैं साथ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनकी सिर्फ गाड़ियां नहीं, पूरी कंपनी पैकअप करके चली गई। कंपनी का नाम है डैटसन एंड इनकी गाड़ियां थी डैटसन गो, गो प्लस और रेडी गो। ये सभी गाड़ियां अप्रैल 2022 में डिसकंटिन्यू हो गई और ये लग भी रहा था कि होने ही वाला है। डैटसन बेसिकली निसान का एक सब ब्रांड है, और जहां निसान के लिए खुद सर्वाइव करना मुश्किल हो रखा है इंडिया में, एक सब ब्रांड को लॉन्च करना और उसमें ऑक्सीजन देते रहना अपने आप में एक चैलेंज था। निसान फिर भी जैसे तैसे एक पतले से धागे से लटका हुआ है मैग्नाइट के चक्कर में, पर डैटसन को वो भी नसीब नहीं हुआ। अब जिन लोगों को शायद ज्यादा आइडिया नहीं है कि डैटसन गो, गो प्लस, रेडी गो क्या थी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। डैटसन गो वाज अ हैचबैक जो कि राइवल कर रही थी टाटा टियागो को और मारुति सुजुकी स्विफ्ट को। गो प्लस एक सब 4 मीटर एमपीवी थी जिसने खुद अपना एक नया नीश क्रिएट करने की कोशिश करी, और रेडी गो इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी थी इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और जब डैटसन बंद हुई थी तो उस टाइम पे ये 3 ही गाड़ियां बिखरी थी इनकी। इनफैक्ट रेडी गो का तो इन्होंने जस्ट एक फेसलिफ्ट भी निकाला था। छठी गाड़ी जिसका मुझे लगता है कि काफी लोगों को दुख होगा, वो थी वोक्सवैगन पोलो, व्हिच वाज डिसकंटिन्यूड इन अप्रैल 2022। इस गाड़ी का भी टाइमलेस डिजाइन है, जस्ट लाइक दी वोक्सवैगन बीटल। इतने सालों से ये गाड़ी चलती आई और कोई ज्यादा मेजर अपग्रेड इसके डिजाइन में वोक्सवैगन ने नहीं किया। उसके बावजूद भी ये गाड़ी 12 साल चली कंट्री में। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी थी एंड ड्राइविंग डायनामिक्स भी काफी अच्छे थे फॉर अ कार ऑफ इट्स क्लास। ये गाड़ी इंडिया में 2010 में लॉन्च हुई थी। बीच में इसका एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट आया था जिसमें इंटीरियर्स को थोड़ा सा पॉकेट किया था, और 1 लीटर TSI इंजन के साथ इसने BS6 के अंदर भी ट्रांजिशन किया था। बट इसकी सेल्स काफी कम हो रही थी और कितना ही टाइमलेस डिजाइन लेके घूम लो, दी कार वाज एजिंग और कस्टमर्स को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। 7th कार Hyundai Santro, दिस वाज डिसकंटिन्यूड इन मई 2022। Hyundai की शुरुआत इसी गाड़ी से हुई थी। उस जमाने में जब वैगनआर, डेवो, मटीज ये सब लॉन्च हुआ करती थी तो Santro भी उसी टाइम लॉन्च हुई थी आसपास, और इसकी सेल्स भी काफी अच्छी थी। गाड़ी काफी पॉपुलर थी और ये गाड़ी मेरी फैमिली ने ओन भी करी थी, Santro Zing जो थी ना वो वाली। और ऐसी बात नहीं है कि सेल्स पहले अच्छी थी बाद में काफी कम हो गई। सेल्स जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी तब भी डिसेंट ही थी, बट जो इनकी सेकंड जेन Santro थी उसके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा थे और ये अपने राइवल्स का मुकाबला नहीं कर पाई इन दी एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट। इसके साथ साथ Hyundai को भी अपनी असेंबली लाइन थोड़ी सी फ्री करनी थी ताकि वो और अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे और बाकी मॉडल्स पे ध्यान दे सके। फिलहाल टाटा पंच की सेल्स काफी अच्छी है एंड टाटा पंच को टक्कर देने के लिए Hyundai वाले जबरदस्त तरीके से एक क्रॉसओवरिश एसयूवी डिजाइन टाइप हैचबैक पे काम कर रहे हैं, जो कि होपफुली इंडिया में नेक्स्ट ईयर के एंड में लॉन्च हो जानी चाहिए। तो कंपनी का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। 8th और 9th भी मैं एक साथ बताऊंगा बिकॉज ये अगेन एक सेम कंपनी की गाड़ियां हैं। Hyundai ग्रैंड i10 नियोस डीजल
एंड Hyundai Aura डीजल। दोनों गाड़ियों की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी 25 किलोमीटर पर लीटर थी और ये इकलौती ऐसी गाड़ियां थी उस टाइम जिनमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों पावर ट्रेन्स अवेलेबल थी। बट दिल्ली एनसीआर जहां पे डीजल गाड़ियां सबसे ज्यादा पॉपुलर थी और वैसे भी जहां पे गाड़ियों की सेल्स इन जनरल मैक्सिमम होती है, वहां पे डीजल व्हीकल्स की लाइफ को 10 साल तक लिमिट कर दिया। बीच बीच में डीजल कार्स पे बैन लगते रहते हैं और छोटी गाड़ियां डीजल वाली 1-1.5 लाख रुपए महंगी भी आती थी। साथ ही साथ जो नए एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं उनके साथ कंप्लाई करने के लिए कंपनी को भी काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल सेगमेंट की गाड़ियां जो कि कॉस्ट सेंसिटिव और कॉस्ट कॉन्शियस बायर्स को टारगेट करती हैं, वो काफी ज्यादा महंगी हो जाती है इन ऑर्डर टू मीट दोज एमिशन नॉर्म्स। सो इसलिए इनको बना के बेचने में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बच नहीं रही थी कंपनी को, तो इसलिए डीजल इन्होंने छोटी गाड़ियों में एक्स कर दिया है। बड़ी गाड़ियों में तो खैर अभी भी धड़ल्ले से बिक रहा है। 10th कार मारुति सुजुकी एस क्रॉस, ये अक्टूबर 2022 में डिस्कंटिन्यू हो गई। मारुति सुजुकी एक ऐसी कार कंपनी है जिसके मोस्ट ऑफ दी मॉडल्स हिट जाते हैं मार्केट में। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मॉडल इसका फ्लॉप चला जाए, क्योंकि पहली बात तो इनको एक्सपीरियंस बहुत है इंडियन मार्केट का। 1983 से ही अपने पैर जमा के बैठे हैं। मार्केट शेयर भी इनका इंडिया में मैक्सिमम है और कहीं ना कहीं इंडियन कस्टमर्स को अच्छे से समझते हैं कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। एस क्रॉस के बंद होने का रीजन ये था कि इसकी सेल्स मारुति के पूरे पोर्टफोलियो में सबसे कम थी। दूसरी बात, मारुति को अपनी ग्रैंड विटारा लॉन्च करनी थी जो कि एस क्रॉस की रिप्लेसमेंट है। तीसरी चीज, इसके अंदर एक डीजल इंजन आया करता था जिसको लोग काफी पसंद करते थे। मारुति ने वो बंद करके इसको सिर्फ पेट्रोल ओनली में कर दिया। चौथी चीज, लुक्स एंड डिजाइन। लोग क्रेटा की लुक की तरफ ज्यादा खींचते हुए चले गए और जिसे थोड़े कम पैसे में एसयूवी टाइप गाड़ी चाहिए वो विटारा ब्रेजा की तरफ चला जाया करता था। गाड़ी ये थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंटीरियर्स वही स्विफ्ट वाले, मतलब वो इंटीरियर स्विफ्ट में, वही स्विफ्ट डिजायर में, वही अर्टिगा में, वही SX4 में, वही एस क्रॉस में। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को ऐसा लगता था कि यार हम ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं और हमें अंदर बैठ के एक वो प्रीमियम फील नहीं आ रही, बाहर से भी वो बच एसयूवी टाइप के लुक्स नहीं आते। बेसिकली गाड़ी के अंदर ना वो ब्लिंग नहीं था। किया सेल्टॉस आने के बाद तो वैसे भी बार काफी ज्यादा हाई सेट हो गया इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑफरिंग्स। फिर कुछ यूरोपियन भाई लोग आ गए, टाइगन, कुशाक, जिनकी परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव है, जिनमें लुक्स है और एक्टिव पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी हैं और बिल्ड क्वालिटी भी बेटर है। इस चक्कर में एस क्रॉस टिक नहीं पाई मार्केट में। 11वें नंबर पे टोयोटा की अर्बन क्रूजर, ये डिस्कंटिन्यू हुई है नवंबर 2022 में। ये गाड़ी उसके लिए परफेक्ट थी जिसे चाहिए तो विटारा ब्रेजा थी, लेकिन मारुति के लोगों के साथ दिक्कत थी, उसको टोयोटा चाहिए था तो वो यहां जाया करता था। बाय द वे, टोयोटा अर्बन क्रूजर किस तरह से बेटर थी या नहीं थी या दिखावे में बेटर थी ओवर दी विटारा ब्रेजा, इस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। अब इस गाड़ी के साथ दिक्कत क्या है कि इट लुक्स डेटेड, इंटीरियर्स भी डेटेड है और जिस गाड़ी के ऊपर ये बेस्ड थी मारुति विटारा ब्रेजा, वो गाड़ी बंद हो गई और उसकी जगह मारुति की ब्रेजा आ रही है विच इज मच मोर प्रीमियम। तो इसलिए सिर्फ टोयोटा के बैच के चक्कर में गाड़ी ले लो डजंट मेक सेंस। पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि नई ब्रेजा के ऊपर बेस्ड नई अर्बन क्रूजर आएगी, फिर उसके बाद मार्केट में स्पेकुलेशन हुई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टोयोटा वाले ब्रेजा के ऊपर बेस्ड कोई एसयूवी नहीं निकालेंगे एंड टोयोटा वाले ऑफिशियली भी इसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन दे नहीं रहे। लेकिन टोयोटा वालों ने इंडिया में रिसेंटली एक नया नाम रजिस्टर कराया है, टेजर। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मारुति ब्रेजा का ही रीबैज्ड वर्जन हो सकता है। 12th नंबर पे आती है महिंद्रा की एल्ट्यूरास G4, जो कि अभी रिसेंटली दिसंबर में ही डिस्कंटिन्यू हुई थी। ये गाड़ी सैंगयोंग रेक्सन का ही रीबैज्ड वर्जन है और महिंद्रा वालों की फ्लैगशिप कार थी। इस गाड़ी को मार्केट में अफ्लोट रखने के लिए महिंद्रा वालों ने काफी स्ट्रगल करा। पहले 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट निकाला, फिर 4x2 पे फोकस किया, फिर इसमें फीचर्स बढ़ाए, फिर एंड में जाते जाते सिर्फ एक टॉप स्पेक वेरिएंट रखा 4x2, बाकी हटा दिए। लेकिन सारे हिट एंड ट्रायल कुछ खास चल नहीं पा रहे थे और इसकी सेल्स काफी डाउन थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस सेगमेंट के अंदर जिसको जाना होता है वो सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ जाता है, उस गाड़ी के साथ लड़ना भिड़ना बड़ा मुश्किल था। और हालांकि महिंद्रा वाले एसयूवी सेगमेंट में एक्सपर्ट हैं, इनकी थार, स्कॉर्पियो एन, XUV 700 सबकी सब ब्लॉकबस्टर गाड़ियां रही हैं जिनकी अच्छी खासी सेल्स है, अच्छी खासी वेटिंग है। लेकिन एल्ट्यूरास कुड नॉट रियली कैच द फैंसी ऑफ द इंडियन कस्टमर। ये गाड़ी नहीं चल पाई शायद इसकी लुक्स की वजह से या महिंद्रा के लोगों की वजह से कि भी 35 लाख रुपए महिंद्रा को क्यों दें, एग्जैक्टली पता नहीं है, तो कस्टमर्स खुद ही बता सकते हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी के घर पे 30-35 लाख की गाड़ी खड़ी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सी गाड़ी है और ये बता देना कि आपने वो क्यों ली, एल्ट्यूरास क्यों नहीं ली। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है और ये गाड़ी क्यों नहीं चल पाई। बाकी दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट, जिसके अंदर 12 गाड़ियां थी विच एंडेड देयर लाइफ साइकिल इन 2022। इनमें से कौन सी गाड़ी जाना आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, अनएक्सपेक्टेड था, और कौन सी गाड़ी जाने का आपको सबसे ज्यादा दुख है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही साथ नए साल में 2023 के अंदर भी वी हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। काफी सारी नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है, ऑटो एक्सपो आने वाला है, करेंगे सब कुछ डिस्कस धीरे धीरे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। विश यू ऑल लोड्स ऑफ सक्सेस एंड आई विश कि आप सबके जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशन
एस्पिरेशंस हैं वो इस साल अचीव हो जाएं। और आप में से काफी सारे भले लोग हैं जो मुझे भी बहुत विशेष देते रहते हैं कि माय चैनल विल गो हियर एंड देयर इन 1 मिलियन। देखिए, कमेंट करने के साथ साथ ना इन वीडियोस को शेयर भी कर देना, हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आपके इन एक्शन से जो काम थोड़ा लेट होगा वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो और आप वाकई में दिल से ऐसा चाहते हो। ये मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने खुद के काफी जान पहचान वाले रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं जो बहुत तारीफ करते हैं कुछ चीजों की, लेकिन कभी वीडियो लाइक नहीं करते। कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे उन्हें रिमाइंड कराना पड़ता है। तो मैं आपको भी एज फैमिली एंड फ्रेंड ट्रीट कर रहा हूँ, इसलिए चीज कह रहा हूँ। क्या करें, जिन्हें अपना समझते हैं उन्हीं के सामने डिमांड रखी जाती है ना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ऑल दी सपोर्ट दैट यू शोन इन दिस ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू योर एंटायर फैमिली वंस अगेन। एंड मैंने कुछ लास्ट की लाइंस इंग्लिश में बोल दी, पर प्लीज शिकायत मत करना कि हिंदी में बोलो, इंग्लिश में मत बोलो, क्योंकि मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर कुछ साउथ इंडियन लोगों ने या ऐसे लोग जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी कि हिंदी में मत बोलो, इंग्लिश में बोलो या सबटाइटल्स डालो। अब सबटाइटल्स डालने की इतनी बैंडविड्थ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी चीजों में बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मैं कभी कभार थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल होता रहता हूँ, दोनों लैंग्वेजेस यूज करता रहता हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या कोई मुश्किल व्याख्याएं ना बोलूं जो किसी को समझ में ना आए। मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन केटर टू अ वाइडर ऑडियंस। या फिर बात करते करते सामने वाला इंग्लिश में बोले तो मैं इंग्लिश में बोल लेता हूँ, कोई हिंदी में बोलता है तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। मैं इन चीजों को लेकर ना ज्यादा रिजिड नहीं हूँ। मोर ओवर इंडिया में मेजोरिटी लोग इन्हीं दोनों भाषाओं में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक वाइडर ऑडियंस के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो प्लीज इस चीज को थोड़ा माइंड मत करना। और एक चीज और, काफी लोगों के नीचे वीडियोस में कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम में डीएम करते हैं, कभी कभार मैं शायद जवाब नहीं दे पाता या थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता हूँ, तो भाई इन चीजों के लिए भी माफी। मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँ। इनफैक्ट जब मैंने चैनल शुरू करा था उस टाइम मैं ये सोचता था कि मैं एक वो बंदा बनूंगा जो सबके कमेंट्स के और सबके सवालों के जवाब दूंगा सारे प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि उस टाइम चैनल शुरू नहीं किया था ना, उस टाइम पता नहीं था कि कितनी चीजें मैनेज करनी डिफिकल्ट हो सकती हैं। मेरे को खुद भी वो चीज याद है जो मैंने सोची थी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारी चीजों को एड्रेस करूं। देखो, कई बार मैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में हमेशा नहीं बैठा रहता हूं, तो वो एक चीज है। दूसरी बात, नोटिफिकेशंस कुछ चीजों की मिलती है, कुछ चीजों की नहीं मिलती। जिनकी मिलती है वो नीचे चली जाती है, उसके ऊपर और आ जाती है। और बाकी कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि आपने मेरे से कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया हो जिसका मैं सोचूं कि मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन बाद के बाद वो फिर चीज निकल जाती है दिमाग से। या फिर हो सकता है कि मुझे एग्जैक्टली उस चीज के बारे में पता ना हो और मैं सोचूं कि भी मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, थोड़ा और रिसर्च करूंगा एंड कंफर्म जब होगा कुछ तब मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे उस चीज के बारे में पढ़ने का ये और जानने का खुद मौका नहीं मिल पाता, तो उसका जवाब रह जाता है। क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ जी, मुझे भी बिल्कुल हर चीज के बारे में 100% टू दी पॉइंट नॉलेज नहीं है। काफी चीजें मुझे भी देखनी पड़नी, सीखनी पड़ती हैं और वेरीफाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप आते हो तो आपको खुद भी सारी चीजें डबल चेक करनी पड़ती है बोलने से पहले, कि कहीं आप कुछ गलत ना बोल दो। बट इन स्पाइट ऑफ दैट शायद मेरे से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड सच एरर्स मैं जब जवाब देता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके मैं पढ़ूं फिर रिप्लाई करूं। खैर, ऐसा किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है कि रिप्लाई क्यों नहीं करते। ये चीज मेरे खुद मन में आई थी कि भी कुछ 100 मैसेजेस पड़े हुए जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मुझे खुद थोड़ा खराब लग रहा था। तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं अपनी वीडियो के अंदर इस चीज के बारे में मेंशन कर दूं। सॉरी इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार वीकेंड था, न्यू ईयर पार्टी थी, इस वीडियो को इतना लंबा कर दिया, इतना सब कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। चलो, दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय।